21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। G20 का यह हथौड़ा भारत की कामयाबी को दिखाता है। जैसे ही G20 के देशों ने यूक्रेन पर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया, पीएम मोदी का चेहरा खिल गया, सीना गर्व से फूल गया और मस्तक उमंग से चमक उठा। हाथ में रखा हथौड़ा जब चला तो दुनिया को जीत लेने का एहसास हुआ। जिस मुद्दे पर कोई बोलना नहीं चाहता था, जिस मुद्दे को लेकर चर्चा से कई देश बच रहे थे, चीन ने तो कन्नी काट ली थी। लेकिन जब मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे पर प्रस्ताव रखा तो न सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के साथ G20 के सभी देशों ने एक सुर में उसे स्वीकार कर लिया। ये मोदी का जादू है, कूटनीति का मैजिक है और भारत के प्रधानमंत्री का दम है। मुझे भी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। 2 दिन तक चली G20 की बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए और कई मुद्दों पर सहमति बनी। दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में 29 देश आए थे। सदस्य देशों के अलावा 9 अन्य देश भी शामिल हुए थे। लेकिन दुनिया की नजर समिट में शामिल वीटो पावर देशों पर थी। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन के पास वीटो पावर है। दुनिया के किसी भी मुद्दे पर फैसला तभी होता है जब स्थायी देशों की आम सहमति होती है। स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर इन 5 में से कोई देश सहमत नहीं तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस फैसले को रोक सकता है। सवाल है कि G20 समिट में मुद्दे क्या होते हैं, किन क्षेत्रों को लेकर बातचीत होती है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था। बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें कई बिंदुओं को और जोड़ा गया, जिनमें व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल है। भारत वॉइस ऑफ होप बनकर के उभरा है, एक आशा की किरण बनकर के उभरा है। साथ ही साथ जिस तरीके से भारत ने ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों का जो विषय उठाया है, उससे भारत वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बन करके भी उभरा है और इससे भारत को भी लाभ होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा लाभ होने जा रहा है, क्योंकि इस अध्यक्षता के बाद भारत की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी, भारत में और अधिक निवेश आएगा। दुनिया में इस वक्त पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और शांति बहाली सबसे बड़ा मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए दुनिया बातें तो करती है, लेकिन इसके समाधान के लिए एक राय नहीं बन पाती। चीन विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। इसका हिस्सा 27% है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जो 15%, तीसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन 10% और चौथे नंबर पर भारत है जो 7% कार्बन उत्सर्जित करता है। जो बड़ी औद्योगिक कंपनीज हैं वो अपनी सप्लाई चेन्स को भारत में स्थापित करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ेंगी, जब वो ऐसे समय में कि जब चाइना से वो अपने सप्लाई चेन्स को विड्रॉ कर रही हैं और भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। तो इस तरीके के आयोजन से भारत ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन तो किया ही है, साथ ही साथ अपनी साख भी, अपनी क्रेडिबिलिटी भी बहुत बढ़ा ली है। पीएम मोदी ने G20 में धनी देशों को आईना दिखाया और जलवायु परिवर्तन से निपटने के टिकाऊ समाधान पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा,
जलवायु परिवर्तन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव 21वीं सदी की दुनिया की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समावेशी ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए अरबों अमेरिकी डॉलर की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से विकसित देश इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के इस रुख का 80% कार्बन उत्सर्जन करने वाले जिम्मेदार G20 देशों ने समर्थन किया और कम कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का संकल्प लिया। चीन नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, रूस और जर्मनी जैसे देशों के मिजाज को देखते हुए उसने भी हामी भर दी। चीन हर मोर्चे पर भारत को विफल देखना चाहता था, लेकिन मोदी की वर्ल्ड 11 यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, UAE, ब्राजील, इटली और जर्मनी के रुख से ड्रैगन का मंसूबा नाकाम हो गया। जलवायु परिवर्तन के अलावा घोषणा पत्र में कई और मुद्दे उठाए गए। इनमें मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, SDG पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, इंटरनेशनल टैक्सेशन, लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना, अधिक समावेशी विश्व के निर्माण के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया। दिल्ली में अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने IMEEC को लेकर कहा कि यह भविष्य में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, सऊदी अरब के प्रिंस सलमान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की सराहना की। मोदी की कूटनीति की वजह से अमेरिका ने 2028 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत के दावे का समर्थन किया। द्विपक्षीय वार्ता में अमेरिका ने कई मुद्दों पर सहमति जताई। नासा और इसरो मिलकर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजेंगे। 6G तकनीक पर साथ काम करने पर सहमति बनी। अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन डील पर चर्चा हुई। भारत में GEF 414 जेट इंजन बनाने के समझौते पर बातचीत हुई। मजबूत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया गया। क्वांटम क्षेत्र में भारत अमेरिका के बीच सहयोग पर सहमति बनी। रक्षा, AI, तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान पर भी चर्चा हुई। एक तरह से मोदी ने G20 के जरिए एक ऐसी टीम बना ली है जो न सिर्फ सामरिक रूप से हिंदुस्तान की मदद करेगी, बल्कि आपदा, विकास और आतंकवाद की स्थिति में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति के लिए काम करेगी।